बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज की इस वीडियो के अंदर जो हम जंग की मुख्तलिफ हैपनिंग्स हैं, जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और जो इस वक्त हमारे पास रिपोर्ट है वो ब्लैक सी से मुतल्लिक है। आपको अंदाज़ा है कि फ़िज़ा के अंदर जंगी तैयारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एस्टोनिया का जहाज़ भी तबाह कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के जहाज़ के ऊपर भी हमला किया गया। तो लड़ाई बहुत शदीद है और रूस का क्लेम इस वक्त जो सबसे बड़ा है कि वो ब्लैक सी का कंट्रोल हर सूरत लेना चाहता है। और इसके लिए आज पहला मौका था जहां पे रशियंस और जो यूक्रेनी फौज है वो पहली बार ब्लैक सी के अंदर अपने जहाज़ों को लेके आमने सामने हुए। और वहाँ पे नुकसान क्या हुआ और फिर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल क्या हुआ, किस मुल्क को कितना नुकसान हुआ और ये ब्लैक सी की जंग फाइनल राउंड कैसे साबित हो सकती है, ये है हमारी आज की पहली बड़ी स्टोरी। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो आज एक ब्लंडर कर बैठा रशिया और जिसको उन्होंने एक बड़े प्लांट के ऊपर हमला किया और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या उसके नुकसानात हैं, किस तरह से दुनिया उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। उस सारी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं कि पूरा जो यूरोप है, पूरा जो खित्ता है, उनको किस तरीके से तबाही की तरफ ले जाया गया है और फिर क्या कुछ हो सकता था। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान ज़ेलेंस्की जो बातें कर रहे हैं, यूरोप वो मानने को तैयार नहीं है। वो जंग का हिस्सा हैं भी, लेकिन जंग का हिस्सा ज्यादा बनना भी नहीं चाहते। नो फ्लाई जोन की आज फिर बात की है। यूरोप ने आज नो फ्लाई जोन के ऊपर फिर कहा कि हम नहीं आएंगे। उसकी क्या वजह क्या है कि यूक्रेन हर सूरत जो नो फ्लाई जोन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन यूरोप उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। फिर जो फ्रांस की जो उनकी न्यूक्लियर वॉचडॉग है उन्होंने एक्टिव कर दिया, अमेरिकन ने एक्टिव कर दिया। क्या वाकईतन खतरा है? और फिर आखिर में एक और कोशिश कि अमेरिकन का क्या कहना है, उनकी अपनी मॉरल वैल्यूज़ हैं, वही वो दुनिया के ऊपर नाफिज करते हैं। और अब अमरीकियों ने पब्लिकली मीडिया के ऊपर बैठ के ये डिस्कस किया है कि अगर हम रूस के सदर को, हमसे मुराद ये है, उनका ख्याल ये है कि अगर रूस के सदर को कत्ल कर दिया जाए तो क्या मसले का हल निकल सकता है और क्या रूस के सदर को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। ये अहम डिबेट है और उससे क्या अमरीकी वाकई किसी ऐसे प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। असल जनाब इस वक्त पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो ब्लैक सी से मुतल्लिक है। ब्लैक सी की एंट्री एग्जिट्स, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि साहिलों से सारी कहानी आती है। आपको अगर याद हो तो मैंने टर्की वाली आपको खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन को लागू कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने रशियंस के तैयारे रोक दिए हैं। हत्ता कि रशियंस तैयारे आए, उन्होंने रशियंस के तैयारों को वापस भेज दिया। और जो इस वक्त रशियंस हैं उनका सारा फोकस भी ब्लैक सी के ऊपर ही क्यों है, उसकी वजह यह है कि जो यूक्रेन की तमाम पोर्ट्स हैं, जो यूक्रेन के साहिली शहर हैं, वो ब्लैक सी के साथ लगते हैं। और अगर ब्लैक सी को रशिया कंट्रोल कर ले तो इसका मतलब ये होगा कि उसको कम से कम एक लिहाज से वो बिल्कुल दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिसको आप बहरी रास्ता कहते हैं या वाटर्स का रास्ता कहते हैं। और दूसरे अंदाज के अंदर ये रशियंस खुद मान रहे हैं कि जो इस वक्त उनकी जो फ़िज़ाई टेरिटरी है या जो उनकी एयर स्पेस है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रशिया का कंट्रोल है और वहाँ पर वो यूक्रेन को किसी भी तौर पर जो है काम नहीं करने दे रहे। और एक बात वो बार बार कर रहे हैं कि हम उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हर सूरत खत्म करना चाहते हैं। और उसके लिए उन्हें अगर मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके लिए अपने फाइटर जेट्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं तो वो फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब उनकी जो आपने अक्सर सुना होगा, जब दो जहाज़ों की लड़ाई होती है तो हम उसके लिए एक डॉग फाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये क्योंकि फ़ज़ा के अंदर लड़ाई के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल वही डॉग फाइट वाला जो सीन है वो हमें आज ब्लैक सी के अंदर जो यूक्रेन के और रशिया के तैयारे हैं उनके दरमियान होता हुआ नजर आया। रूस के और यूक्रेन के जहाज पहली बार आज ब्लैक सी के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए। पहले मौजूद थे, अटैक कर रहे हैं, कोई एक के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरा पहले के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन ये पहला मौका था कि दोनों ममालिक के तैयारे आमने सामने आए। एक जानिब से उन्होंने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, रशिया ने आखिरी हद तक यहाँ पे जाके कोशिश की कि वो यूक्रेन को यहाँ पे सबक सिखाए, लेकिन यूक्रेन के पास आपको पता है कि उनको असलहा पैसा तो वाफर मिल रहा है, उनको भी कोई कमी नहीं है।
इसलिए उन्होंने भी Su-30 हैं वो इस्तेमाल किए और रशियंस को अपनी तरफ से उनका क्लेम है कि हमने भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस लड़ाई की वजह से अब रशियंस अपनी उस मंजिल की जानिब करीब हैं जो इसको वो काटना चाहते हैं ब्लैक सी से, जिसका मतलब ये है कि ये जो रशिया वाली वॉर है यूक्रेन वाली, ये अब फाइनल राउंड के अंदर होती हुई जा रही है। कोई ज़्यादा दिनों तक बात नहीं जाएगी और बहुत जल्दी जो है जिस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कट ऑफ कर रहे हैं, मुहासरा कर रहे हैं मुख्तलिफ पोर्ट्स का, मुख्तलिफ सिटीज़ का, और उसको डिस्कनेक्ट करते जा रहे हैं एक एक शहर को करके ब्लैक सी के साथ। तो ये असल कहानी है और इसलिए उस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को आज फिर उन्होंने टारगेट किया। यानी जब ये जहाज़ों की लड़ाई चल रही थी तो जो रशियंस हैं वो किस पे अटैक कर रहे थे? जहाज़ों के साथ तो उनका हो ही रहा था। जो उनका एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम था आज फिर उसको वो अटैक करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी जानिब आज एक ब्लंडर हो गया रशियन से मुबैना तौर पर, जानबूझ के किया, डराने के लिए किया या गलती से हो गया, और वो था उस एटमी प्लांट जो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है उसके ऊपर बमबारी, उसके ऊपर उससे लगी आग। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि जनाब ये जो आपने आज हरकत की है इस वजह से चेरनोबिल के अंदर जो तबाही हुई थी उससे 6 गुना ज़्यादा तबाही होगी। पहले इनके वजीर ने 10 गुना ज़्यादा कहा, उस पर अमेरिकन ने कहा ये रशियंस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का सबूत है। उसके अलावा इसके ऊपर चीनी भी बोले। चीनियों ने कहा आप इससे ये जो आपकी लड़ाई है, जो आपकी ऑपरेशन चल रहा है मिलिट्री ऑपरेशन, आपको इस पूरे ऑपरेशन को उन न्यूक्लियर साइट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक बड़ी खतरनाक बात की जो कि दुनिया को और यूरोप को खासकर डराने के लिए था। उसने कहा अगर हमारे इन प्लांट्स के ऊपर अटैक हो रहा है और वहां से अगर गो के आलमी तवानाई जो एजेंसी है उसने एक अच्छी खबर ये दी है कि इस बमबारी के बाद ये जो आग लगी है एक तो काबू पा लिया गया, इस दौरान कोई अखराज नहीं हुआ, कोई ताबकारी का मवाद नहीं निकला। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर ताबकारी का मवाद निकला तो ताबकारी जो है ना, जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो सरहदें नहीं देखती। उनको नहीं पता कि रशिया का कहाँ से बॉर्डर शुरू होता है या यूक्रेन का बॉर्डर कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो फैलती हैं और फिर तबाही मचाती हैं। इस बुनियाद के ऊपर आज उन्होंने कहा कि अगर आप तबाही से बचना चाहते हैं तो आप नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करें यूक्रेन को। नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि कोई तैयारा भी यूक्रेन की हुदूद में नहीं आएगा, और आएगा तो आप उसको मार गिराएंगे। और ये तमाम यूरोप नेटो मिलकर ये काम करेगा। लेकिन आज भी यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और दीगर जो कैबिनेट्स मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, उनका ये नहीं करेंगे। इसका मतलब खुली जंग होगा। आज भी एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम रशिया के साथ, यानी नेटो जो हमारे एलाइज हैं, हम खुली जंग नहीं चाहते। लेकिन फिर इवन इफ की बुनियाद के ऊपर जो चीजें होती हैं उस पर कहा अगर ये नागुज़ीर हो गया, लड़ाई ज़रूरी हो गई, तो हम गुरेज भी नहीं करेंगे, हम खुली लड़ाई में। जिसका मतलब यह है कि अभी तक वो बाहर बैठ के धमकियां दे रहे हैं और इस लड़ाई की तरफ अभी तक वो नहीं आ रहे। अभी सारी सूरत हाल के दौरान मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन जो न्यूक्लियर उनकी वो उसको देखने वाली बॉडी है या टीम है, उसको उन्होंने इफेक्टिव कर दिया। उनके जो वज़ीर तवानाई है उनका ट्वीट सामने आया। अब फ्रांस ने भी ASN उनकी जो न्यूक्लियर वॉच डॉग है उसको एक्टिव कर दिया है ताकि सूरत हाल जो है वो ज़्यादा हाथ से निकला गो कि इस वक्त मामला कंट्रोल के अंदर हो चुका है। लेकिन आप एक और बात देखिए, ये जो पूरी जंग है रशिया यूक्रेन की, क्या जंग है? पर्सनैलिटीज की जंग है। ज़ेलेंस्की उस तरफ आइकॉन बने हुए हैं और प्यूटन इस तरफ आइकॉन बने हुए हैं। अगर प्यूटन ना हो, माइनस प्यूटन कर दिया जाए, तो आपको सिनेरियो कैसा लगेगा? एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है। अब यही अमेरिकन सोचना शुरू हो गए हैं और कहना शुरू हो गए हैं। और आपको पता है कि अमेरिकन का स्टाइल ये है कि वो मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए और अपने प्रोपेगेंडे के जरिए एक पूरे की पूरी परसेप्शन बिल्ड करते हैं और उसके बाद अमल हो जाए तो लोगों को एक्सेप्टेंस तो पहले ही हो चुकी होती है, पॉसिबिलिटीज तो पहले ही मार्केट के अंदर जो है वो घूम रही होती हैं। तो अब खबर आपको बता देता हूं कि लिंडसे ग्राहम इनके एक सेनेटर हैं, फॉर्मर वो कैंडिडेट भी रहे प्रेसिडेंट के लिए, इतने बड़े ओहदे के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर जो रूस के सदर प्यूटन है, अगर उनको कत्ल कर दिया जाए तो ये मामला हल हो सकता है। और इसके लिए क्या किया? अपने लोगों को कहा है कि आप क्या करें कि आप में से कोई शख्स उठे, कोई बहादुर शख्स उठे और ये काम कर सकता है। और ये बात जो उन्होंने की है कत्ल करने की रूसी सदर को, एक मुल्क के प्रेसिडेंट को, ये नहीं कि किसी वो ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के या किसी मीटिंग के अंदर बैठ के किया, बिल्कुल भी नहीं। फॉक्स न्यूज़ के अंदर इंटरव्यू देते हुए खुल के कहा है कि ये काम होना चाहिए और जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनको कत्ल करना चाहिए और ये काम रशिया के अंदर से किसी को करना चाहिए ताकि मामला सेटल डाउन हो। फिर वो माजी की मिसालें दे
कहते थे कि फलां भी तो इतना बहादुर जनरल और कर्नल था, तो अब भी तो कूट के, उनके कहने का मतलब ये था कि फौज में से कोई उठे और वो कनपट्टी के ऊपर गन रखे और प्यूटन का काम तमाम कर दे। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन इतने डेस्परेट हैं और इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं उसको प्यूटन को लेके। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।